नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एचआर बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोहरा निषेचन की प्रक्रिया। दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन या दो निषेचन क्या होता है। तो जितने भी आप लोगों के आवृतबीजी पौधे होते हैं, सभी आवृतबीजी पौधों में बिना निषेचन के यानी आप लोगों का फल का निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, फूल का निर्माण नहीं होता है। कुछ ही पौधे होते हैं जिनमें आप लोगों का बिना निषेचन के यानी फूल का निर्माण या फल का निर्माण होता है। तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोहरा निषेचन की, यानी मनुष्य होता है तो मनुष्य में निषेचन क्रिया एक बार होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं इस धरती पर जिसमें निषेचन क्रिया दो बार होती है। कितनी बार होती है? दो बार होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ेंगे निषेचन होता क्या है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो निषेचन की जो क्रिया होती है आप लोगों की, निषेचन क्या होता है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के केंद्रकों का जो मिलन होता है, केंद्रकों का जो संलयन होता है, उस संलयन को अपन क्या बोलेंगे? निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन की जो क्रिया होती है वो आवृतबीजी पौधों में दो बार होती है। कितनी बार होती है? दो बार होती है। इसलिए आवृतबीजी पौधों में यानी निषेचन की जब दो बार होती है तब उसे बोला जाता है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दो निषेचन। तो दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया होती है इसमें आप लोगों के तीन क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड का यानी कक्षा 12वीं का आप लोगों का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को मैंने बीजांड संरचना आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, नर युग्मकों की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई थी कि नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। तो नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? आप लोगों की परागकण से प्रारंभ होती है। तो नर युग्मकों की पहले कोशिका मैंने कौन सी बताई थी आप लोगों को? परागकण बताई थी, लघु बीजाणु बताई थी। तो लघु बीजाणु में जो केंद्रक होता है लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु के केंद्रक से मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताई थी कि लघु बीजाणु के केंद्रक से आप लोगों के दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को आप लोग क्या बताया? नर युग्मक तो बोला था। नर युग्मक बनने के बाद आप लोग कहाँ आए थे? पराग लगा के अंदर। कहाँ आए थे? पराग लगा के अंदर आए थे। अब आप लोग बताने वाला हूं कि दोहरा निषेचन होता क्या है। दोहरा निषेचन, तो जितने भी आप लोगों के पुष्पी पौधे हैं, जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, सभी आवृतबीजी पौधों में यानी निषेचन की क्रिया दो बार होती है, इसलिए इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन की प्रक्रिया कैसे इसकी पूरी होती है, इसमें कौन कौन से केंद्रक भाग लेते हैं, त्रिसंलयन क्या होता है, भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं आप लोग आज की वीडियो। चलिए देखते हैं। ये आप लोगों का रहा बीजांड, मैंने पहले से बना के रेडी किया हुआ बीजांड की संरचना, ये पूरा बीजांड है। तो सबसे पहले पूछेगा कि दोहरा निषेचन होता क्या है। तो सबसे पहले पूछेगा दोहरा निषेचन होता क्या है। तो जितने भी आपने बताया आवृतबीजी पौधे होते हैं, सभी आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें निषेचन क्रिया कितनी बार होती है? दो बार होती है। कितनी बार होती है? निषेचन क्रिया दो बार होती है, इसलिए इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन हम लोग पढ़ेंगे कि हमने देखा था कि आवृतबीजी पौधों के पराग कोश के अंदर यानी क्या हुआ था? दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ था। दोनों नर युग्मक कहाँ आए थे आप लोगों के? पराग नलिका के अंदर। तो पहले क्या होता है आप लोगों का, यानी जो परागकोश होता है, परागकोश फटने के बाद में परागकण कहाँ गिरते हैं? वर्तकाग्र के ऊपर गिरते हैं। और वर्तकाग्र ऊपर गिरने के बाद में जो परागकण वर्तकाग्र ऊपर गिरता है वह परागकण यानी क्या होता है? अंकुरित होता है। और अंकुरित होने के बाद एक पराग नलिका का निर्माण, एक नलिका बनाता है। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? पराग नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पराग नलिका कहते हैं। और इसी पराग नलिका में आप लोगों के होते हैं दोनों नर युग्मक इसमें आ जाती है। जैसे ही पराग नलिका की वृद्धि होती है तो पराग नलिका की वृद्धि के दौरान यानी दोनों नर युग्मक क्या होता है? आप लोग पराग नलिका के अंदर आ जाते हैं। और पराग नलिका के अंदर आने के बाद क्या करते हैं? पराग नलिका के अंदर आने के बाद क्या करते हैं? जो एक नर युग्मक, कितने नर युग्मक है? दो हैं। कितने हैं? दो। तो दो नर युग्मक में से यानी एक नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से कहा आएगा? पराग नलिका के माध्यम से कहां था? सीधा बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। और बीजांड के अंदर क्या आप लोगों का? भ्रूण कोश है। और भ्रूण कोश में आप लोगों की अंड कोशिका है, द्वितीय केंद्रक है, प्रतिमुखी कोशिका है, सहायक कोशिका है। ये सारी चीजें आप लोग मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि बीजांड की संरचना में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखें कि दोहरा निषेचन की क्रिया होती कैसे, कैसे प्रोसेस होती है इसकी। तो इसकी जो प्रोसेस होती है मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि पराग नलिका की वृद्धि के समय आप लोग बनते हैं दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों नर युग्मकों में से यानी एक नर युग्मक किससे मिलता है आप लोगों का? अंड कोशिका से। किससे मिलेगा? दो नर युग्मक से। कहा एक अंड कोशिका से। मैं मार्कर ले लेता हूं हेड वाला, देखिए या इसमें स्पष्ट देखिए आप लोगों को। देखिए ये आप लोग कौन से हैं? एक नर युग्मक है, एक ये। ठीक है, दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक यानी पराग नलिका के माध्यम से सीधा कहां था आप लोगों का? बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में आता है। बीजांड के अंदर कहां था? भ्रूणकोश में। और भ्रूणकोश की जो रचना होती है यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की भ्रूणकोश संरचना होती है। तो भ्रूणकोश के अंदर ये वाला क्या है? ये जो पूरा भाग है, मैं जो रेड से जो मार्क कर रहा हूं इसे,
ये जो पूरा भाग है ये आप लोगों का भ्रूण कोश। ये क्या है? भ्रूण कोश। ये कौन सी रचना आप लोगों की? भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर क्या है आप लोगों की? अंड कोशिका है। अंड कोशिका के दोनों साइड में सहायक कोशिकाएं होती है। फिर आपका द्वितीय केंद्र के बीच में, और ऊपर की तरफ कौन सी है? प्रतिमुखी कोशिका होती है। तो दोनों नरयुग्मक में से मैं ले लेता हूं एक नरयुग्मक अंड कोशिका से। देखो यहां ले लेता हूं, यहां दिख रहा है स्पष्ट। एक नरयुग्मक यानी आप लोगों का यहां से आएगा, पराग लगा के माध्यम से आपका नरयुग्मक आता है और सीधा कहां प्रवेश करेगा? भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश में कौन आपकी? अंड कोशिका। तो यानी अंड कोशिका का केंद्रक और आप लोगों का नर युग्मक का केंद्रक, दोनों केंद्रक मिलकर के यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर के क्या करते हैं? निषेचन क्रिया होती है इनमें। दोनों में आपका संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइज होने के बाद में इन दोनों कोशिकाओं से, नर युग्मक से मादा युग्मक से आपके दो गुणित जायगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ कौन सी रचना बनेगी? यहाँ पर आप लोग बनता है कौन सा? दो गुणित जायगोट। कौन सी रचना? दो गुणित जायगोट का निर्माण होता है। क्या मतलब? दो गुणित जायगोट का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, यानी पराग लगा के अंदर दो नरयुग्मक बनते हैं। दो नरयुग्मक से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलने के बाद में क्या करता है? अंड कोशिका से मिलने के बाद में एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। इसे बोलते हैं वो लोग प्राथमिक निषेचन। पहली बार निषेचन क्रिया हो गई। पहली बार किस निषेचन हुआ? आपका अंड कोशिका से एक बार निषेचन क्रिया हो गई। ठीक है। अब जो दूसरा नरयुग्मक होता है, दूसरा नरयुग्मक इसी पराग लगा के माध्यम से सीधा आता है भ्रूण कोश के अंदर आता है। और भ्रूण कोश के अंदर देखता है वो कि यानी अंड कोशिका से निषेचन क्रिया पहले हो चुकी है, तो इससे निषेचन क्रिया नहीं करेगा। फिर कहां जाएगा? ये द्वितीय केंद्रक के यहाँ चल जाएगा, द्वितीय केंद्रक के पास जाता है। और द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद ये क्या करता है? एक त्रिगुणित रचना बनाता है। क्या बनाता है? एक त्रिगुणित रचना, यानी एक त्रिगुणित क्या बनाएगा? एक त्रिगुणित रचना बनाता है। ठीक है। तो कितनी बार निषेचन हो गया? दो बार। यानी एक बार निषेचन क्रिया कैसे हो गई? अंड कोशिका से। और दूसरा नरयुग्मक क्रिया कैसे हो गई? द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से। और द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले के हैं। कितने हैं? दो केंद्रक इसमें क्या है? पहले के हैं। और दूसरा तीसरा कौन सा आ गया आप लोगों का? नरयुग्मक वाला। तो यानी एक नरयुग्मक का केंद्रक और दो ध्रुवीय केंद्रक, यानी ये तीनों केंद्रक मिलकर के यानी जिस रचना का निर्माण करते हैं उसे अपन बोलेंगे भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये रचना बनती है इसे बोलते हैं भ्रूण पोष कहते हैं, एंडोस्पर्म। इसे क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि दौरानिषेचन क्या होता है आप लोगों का? आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार होती है। एक बार क्या होता है आप लोगों का? पराग नलिका में दो नरयुग्मक आते हैं। दो नरयुग्मक में से एक नरयुग्मक क्या करता है? अंड कोशिका से मिलने के बाद, अंड कोशिका से संलयन के बाद में दो गुण जायगोट का निर्माण करता है। ठीक है। इसे बोलेंगे प्राथमिक निषेचन। और दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद एक त्रिगुणित रचना का यानी त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। और यह त्रिगुणित रचना जो होती है वो धीरे धीरे वृद्धि करके क्या करती है? भ्रूण पोष का निर्माण करती है। क्या बनाएगी? भ्रूण पोष का निर्माण करती है। इस प्रकार आप लोगों के यानी आवृत बीज पौधों में निषेचन क्रिया कितनी बार हो गई? दो बार। एक बार अंड कोशिका से, एक बार द्वितीय केंद्रक से होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं? दौरान निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? दौरान निषेचन की प्रक्रिया। अब आपको देखिए भ्रूण पोष, भ्रूण धन पोष, यानी ये जो रचना होती है, ये जो भ्रूण पोष कहां बनता है? आपका भ्रूण कोश के अंदर। ये पूरी रचना क्या आपकी? भ्रूण कोश। ध्यान रखना, ये जो रेड रेड मैंने किया वो कौन सी है? भ्रूण कोश। ये कौन सी? भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर इसके मध्य में कौन सी रचना बन गई? भ्रूण पोष। कौन सी बन गई? भ्रूण पोष। यानी यहाँ पर जो दोगुण जागरण बना हुआ है, दोगुण जागरण क्या करेगा? वृद्धि करके आपका भ्रूण बनाता है। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और इस भ्रूण को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। और पोषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है आप लोगों का? भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष का कार्य होता है आप लोगों का यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है। तो भ्रूण पोष का कार्य पूछेगा। अगला क्वेश्चन आप उसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला बनेगा दौरान निषेचन क्या होता है? दौरान निषेचन क्या होता है? तो दौरान निषेचन क्या होता है? दौरान निषेचन में क्या होता है? पराग नलिका की वृद्धि के समय इसमें क्या आपके दो नरयुग्मक बनते हैं। और दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से अंड कोशिका से मिलने के बाद में दो गुण जायगोट का निर्माण करता है। और दो गुण जायगोट वृद्धि करके क्या बनाएगा? आपका भ्रूण का निर्माण करता है। फिर दूसरा नरयुग्मक क्या करेगा? दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद में त्रिगुणित रचना का निर्माण करता है। और यह त्रिगुणित रचना आपकी वृद्धि करके क्या करती है? भ्रूण पोष का निर्माण करती है। और यही भ्रूण पोष इस भ्रूण को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है। क्या करेगा? भ्रूण पोष को
पोषण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भ्रूण पोष किसे कहते हैं, वो क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा भ्रूण पोष किसे कहते हैं, भ्रूण पोष पूछ लेगा, भ्रूण पोष की परिभाषा दीजिए। तो यानी एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद एक त्रिगुणित रचना का या त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, और यही त्रिगुणित रचना यानी वृद्धि करके यानी भ्रूण पोष का निर्माण करती है। इसका कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, अगला पूछ सकता है वो त्रिसंलयन, इसी में आप लोगों को क्या आएगा, त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया होती है, त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन या भ्रूणपोष, ठीक है, आप लोग एक ही प्रोसेस के यानी 3 भाग होते हैं। तो त्रिसंलयन क्या होता है, पूछा त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन क्या होता है, त्रिसंलयन क्रिया कहां संपन्न होती है, इसमें कितने न्यूक्लियाई कितने केंद्र भाग लेते हैं, तब आप लोगों को देखना है कि यह त्रिसंलयन पूछा, त्रि माने 3, संलयन मान होता है मिलना, यानी 3 केंद्रकों का संलयन। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 3 केंद्र संलयन कौन सा हो रहा है, एक केंद्रक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक आप लोगों का नर युग्मक। तो क्या होगा, त्रिसंलयन किसे कहते हैं, क्या होगा, तो यानी त्रिसंलयन क्या होगा, दोहरा निषेचन का एक चरण है। त्रिसंलयन क्या होता है, त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया है वो दोहरा निषेचन का ही एक चरण होता है। इसमें एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है और द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद एक त्रिगुणित रचना का निर्माण करता है। इस रचना को तो बोलेंगे भ्रूणपोष, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन। क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन, यानी 3 केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन बोलेंगे। और त्रिसंलयन के बाद में जो रचना बनती है, जो चीज बनती है, उसे क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष कहते हैं। अब पूछेगा त्रिसंलयन क्रिया कहां संपन्न होती है, तो आप लोग ध्यान रखना, त्रिसंलयन क्रिया बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संपन्न होती है। तो पूछेगा त्रिसंलयन क्रिया कहां संपन्न होगी, तो त्रिसंलयन क्रिया बीजांड के अंदर भ्रूण कोश कहां होती है, भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है। अगला पूछेगा त्रिसंलयन में कितने केंद्र भाग लेते हैं, इसमें कितने केंद्रक भाग लेते हैं, उन केंद्रकों के नाम लिखिए, कितने केंद्र भाग लेते हैं उनके नाम लिखिए। तो त्रिसंलयन क्रिया में कितने भाग लेंगे केंद्र, 3 केंद्र भाग लेते हैं। तो 3 केंद्रों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2 आपके 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक कौन सा आप लोगों का, नर युग्मक। ठीक है, तो 3 केंद्रक पूछेगा, तो 3 केंद्रकों में से 2 आप लोगों के ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक कौन सा आप लोगों का नर युग्मक का केंद्रक होता है। इसलिए आप लोगों के यहाँ 3 केंद्रों का नाम पूछेगा, तो 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक। तो त्रिसंलयन क्रिया 3 केंद्र भाग लेते हैं, कौन कौन से, 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक। त्रिसंलयन क्रिया कहां संपन्न होती है, तो बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संपन्न होती है। त्रिसंलयन क्या होता है, तो त्रिसंलयन आप लोगों का दोहरा निषेचन का एक चरण होता है। इस चरण में यानी एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद में त्रिगुणित केंद्र का निर्माण करता है, और यह त्रिगुणित केंद्र वृद्धि करके क्या बनाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये कौन सी आप लोगों की त्रिसंलयन प्रक्रिया। अगर पूछे कि भ्रूणपोष क्या होता है, मैं हर चीज को आप लोगों को 2-2 3-3 बार बता रहा हूं इसी वीडियो में कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो भ्रूणपोष के लिए क्या रखेंगे, एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद में एक त्रिगुणित रचना का निर्माण करता है, और इसी त्रिगुणित रचना से वृद्धि होकर क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यही भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों का ये कौन से हो गए, दोहरा निषेचन, त्रिसंलयन और भ्रूणपोष की परिभाषा। ठीक है, अब पूछेगा कि जो आप लोगों का त्रिसंलयन दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, दोहरा निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो दोहरा निषेचन की खोज करता, ध्यान रखना, दोहरा निषेचन का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक है वो आप लोगों का नावाशिन, नावाशिन वैज्ञानिक कौन सा है, दोहरा निषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा आप लोगों का, नावाशिन वैज्ञानिक है। नावाशिन वैज्ञानिक ने 1898 में क्या किया था, दोहरा निषेचन की खोज की थी। अब पूछेगा कि नावाशिन ने खोज तो की, लेकिन कौन से पौधों में की थी, तो पौधों के नाम ध्यान रखना, यहां तक दिख रहा है, नाम ध्यान रखना पौधों के, लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया। ठीक है, यानी नावाशिन वैज्ञानिक ने 1898 में दोहरा निषेचन की खोज की थी। नावाशिन ने बताया था, किसमें बताया था आप लोगों का, यानी इसने की थी संतरे के बीजों में, जो संतरे के बीज होते हैं, संतरे के बीजों में इसने क्या किया, दोहरा निषेचन की खोज की थी कि यानी पौधों में यानी 2 बार निषेचन क्रिया होती है। तो सबसे पहले पौधों में 2 बार निषेचन क्रिया होती है, इसका पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन सा था आप लोगों का, नावाशिन था। नावाशिन ने यानी पौधे कौन से, लिलियम और फ्रिटिलेरिया, लिलियम और फ्रिटिलेरिया 2 पौधे हैं, इन पौधों में सबसे पहले उन्होंने क्या की थी, नावाशिन ने यह दोहरा निषेचन की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए ये होगा दोहरा निषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक। अब देखें, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये इसमें आप लोगों के 3 क्वेश्चन हुए अभी तक,
कितने हुए? 3 क्वेश्चन। पहला दौरा निषेचन, ठीक है, फिर आपका त्रिशल्यन, फिर आपका वो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। अब आप लोगों से पूछ लेगा कि दौरा निषेचन के कार्य क्या होते हैं, दौरा निषेचन का काम क्या है, दौरा निषेचन का फायदा महत्व पूछ लेगा वो, दौरा निषेचन से हमें क्या फायदा होता है, क्या महत्व है दौरा निषेचन का पौधों के लिए। तो ध्यान रखना, दोहरा निषेचन के द्वारा ही आप लोगों का यानी संकर ओज की उत्पत्ति होती है। संकर ओज मतलब क्या होता है? संकर ओज, दोहरा निषेचन के द्वारा पौधों में संकर ओज की उत्पत्ति होती है। संकर ओज मतलब होता है यानी बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया। अगर कोई बीज बन गया है तो बीज से नया पौधा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं संकर ओज, ठीक है। और दोहरा निषेचन के द्वारा क्या होता है? दोहरा निषेचन के द्वारा ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दोहरा निषेचन का भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगर इनमें निषेचन क्रिया केवल एक बार होती, केवल अंडकोशिका से होती तो केवल भ्रूण बनता, लेकिन अगर निषेचन क्रिया 2 बार हुई है यानी तो क्या हुआ अपना भ्रूणपोष का निर्माण, यानी निषेचन क्रिया 2 बार हुई है इसी में, तभी क्या हुआ भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगर दोहरा निषेचन नहीं होता तब भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता। क्या होता? भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता। तो ध्यान रखना, दोहरा निषेचन के द्वारा ही आपके भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिससे क्या मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है। तो भ्रूणपोष का निर्माण कौन करता है? दोहरा निषेचन द्वारा होता है। इनमें संकर ओज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तीसरा इसका आता है कि दोहरा निषेचन के द्वारा जितने भी आपको पौधे बनते हैं, जितने भी आप लोगों के फल बनेंगे वो आप कैसे बनेंगे? यानी स्वस्थ पौधे कैसे बने? स्वस्थ और अच्छे बनते हैं, अच्छी किस्म के। दोहरा निषेचन के द्वारा जो आप लोगों के यानी नए पौधों का निर्माण होता है वो आप लोगों के वांछित पौधे होते हैं, अच्छे पौधे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? आप लोगों का दोहरा निषेचन का महत्व होता है। तो दोहरा निषेचन द्वारा संकर ओज की उत्पत्ति होती है, दोहरा निषेचन के द्वारा ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए किसी पौधे में भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ, किसी पौधे में अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है और भ्रूण को यानी भ्रूण का नहीं निर्माण नहीं होगा, केवल क्या बनेगा? भ्रूण नहीं बना है। अगर भ्रूण नहीं बना है तो भ्रूणपोष का निर्माण भी नहीं होगा। अगर उसमें भ्रूण बना है तभी भ्रूणपोष का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, यानी भ्रूण का निर्माण होगा तभी क्या बनेगा? आपका भ्रूणपोष बनेगा। जिस प्रकार से मान लो कोई गर्भवती महिला होती है, किसी गर्भवती महिला के अंदर जो भ्रूण होता है उसको पोषण देने के लिए अपने शरीर में क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है महिला के अंदर। उसी प्रकार प्लेसेंटा क्या करेगा? भ्रूण को पोषण देता है महिलाओं में। उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधों में भ्रूण को पोषण देने के लिए कौन सी रचना बनती है? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, ठीक है। त्रिशलन क्या होता है, त्रिशलन में कितने केंद्र भाग लेते हैं, ठीक है। और दोहरा निषेचन का महत्व क्या होता है, दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी। तो इससे आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आप लोगों के 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का यानी चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने को और मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।